हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के नो योर कंपनी और आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग थीम्स हैं, स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा करनी है। इवन मार्केट्स बड़ा अच्छा रिस्पाइट टचवुड अब तक नजर आ रहा है मंडे के शुरुआती सेशन में, फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट। ऐसे में सब कुछ मैप करने की कोशिश होगी एंजल वन के ओशो कृष्ण के साथ। ओशो जुड़ेंगे या जुड़ चुके होंगे, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और ये दिख रहा है। ओशो, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं आपके पास साथ में दो इंटरेस्टिंग बढ़िया अपडेट्स आपके लिए। एक, इंश्योरेंस में एफडीआई को लेकर आलोक प्रियदर्शी के पास चलेंगे, उनके पास बढ़िया अपडेट्स हैं उस फ्रंट पे। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल में इथेनॉल की जो मैंडेटरी ब्लेंडिंग है उसके अगेंस्ट में याचिका थी। क्या हुआ, क्या कहा, उस पर असीम मनचंदा के पास चलेंगे। तो बढ़िया एक्शन पैक्ड शो सामने खड़ा है। शुरुआत दोपहर की टॉप हेडलाइंस के साथ। आईटी और बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार की मजबूत शुरुआत। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 24,600 के करीब। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट उछला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक्स में बहार। नए करार से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 3% भागा। वहीं ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से सीजी पावर में जोरदार करंट। दोनों शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर अच्छे बिक्री आंकड़ों से एक्सपोर्ट टॉप गियर में, एस्कॉर्ट्स टॉप गियर में, साथ ही एनसीसी मजबूत। आईटी और कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में जोरदार तेजी। दोनों सेक्टर इंडेक्स 1.5 से 2% ऊपर। इन्फोसिस और बीएसई 2 से 4% भागे। 4% से ज्यादा के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर बना हिंदुस्तान जिंक। अनुमान से अच्छे रहे अगस्त ऑटो बिक्री आंकड़े। बजाज ऑटो की बिक्री 5% और टीवीएस मोटर्स की बिक्री 30% बढ़ी। अशोक लीलैंड ने भी बेचे 5% ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स। सोने और चांदी में रिकॉर्ड तेजी। एमसीएक्स पर चांदी में करीब 2% की तेजी। भाव 1,24,000 के पार निकला। वहीं एमसीएक्स सोना भी करीब 1% चढ़ा। सोने की तेजी से मुथूट और मणप्पुरम 3 से 4% उछले। और एससीओ समिट में दिखी मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का किया जिक्र। का आतंकवाद शांति की राह में सबसे बड़ा खतरा। पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में बोले यूक्रेन में शांति के लिए राष्ट्रपति पुतिन के सभी प्रयासों का स्वागत। कहते ना बॉर्न होमी अंग्रेजी में। बहुत अच्छा भाईचारा दिख रहा था। जो ब्रिक्स अपने आप जब फॉर्मेशन की हुआ था तो सोचा था कि सारी उभरती इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज एक साथ आएंगी, आ नहीं पाई थी, आपसी मतभेद थे। आउट ऑफ द ब्लू ट्रम्प साहब ने जो इतने सालों से ब्रिक्स नहीं कर पाया वो कर दिखाया है। सब साथ आके खड़े हुए हैं। खैर इस समय तो उसमें रिक ज्यादा फोकस में, रशिया, इंडिया और चाइना। और उस एससीओ समिट में वहीं पे सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। संडे को शी जिनपिंग साहब के साथ, चाइना के प्रेसिडेंट के साथ पीएम मोदी की वो 50 मिनट से ज्यादा, 55 मिनट के आसपास बायलैटरल टॉक्स थी समिट से पहले। और आज समिट का डे 2 है और आज सुबह रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत, बायलैटरल टॉक्स थे। तो वो जियोपॉलिटिक्स इसलिए मैं आज सुबह 7 बजे कह रहा था रडार पे रखने के लिए। बड़े इंटरेस्टिंग समीकरण बनते हुए देखते हैं कि बॉर्न होमी कितनी आगे तक और कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि कुछ कुछ इंटरनल डिफरेंसेस हैं ही हैं, हम सब जानते हैं। खैर मार्केट्स उस बात पे, और शायद मार्केट्स हमारे अर्थव्यवस्था के बढ़िया आंकड़ों पर रिएक्ट करता हुआ। और जब मैं अर्थव्यवस्था के बढ़िया आंकड़े कह रहा हूं तो दो चीजें। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद जो जीडीपी नंबर्स आए थे, किसी भी अनुमान से कहीं स्ट्रॉन्ग 7.8% का आंकड़ा Q1 में। और दूसरा, जीडीपी तो डेटेड हो गया। Q1 मतलब अप्रैल, मई, जून की बात कर रहे हैं हम।
तो इसीलिए ऑटो सेल्स के नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो अगस्त के आए। 1 सितंबर आज है, अगस्त महीने के आंकड़े आए हुए हैं और अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं वाकई स्ट्रांग है। जबकि एक डर था, क्योंकि पीएम ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में रेड फोर्ट से कहा था कि जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 आएगा, जीएसटी रिड्यूस करने की तैयारी। उसका मतलब मुझे भी मेरे घर के लिए एसी खराब हो गया, लेने का मन था, पर मैं भी इंतजार कर रहा हूं दिवाली के आसपास कि जीएसटी रिड्यूस हो जाए। यही सोच सबकी हुई होगी, हर प्रोडक्ट, हर कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए, इवन बाइक्स और कार्स की सेल्स के लिए। पर वो आंकड़े बुरे नहीं है उस लिहाज से। इनफैक्ट कई जगह तो आंकड़े एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहे हैं। इसीलिए अक्रॉस द बोर्ड ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टू व्हीलर्स के अब तक नंबर्स पिछले शो में मेंशन कर रहा था, क्या टीवीएस मोटर्स के नंबर्स आए, डोमेस्टिक सेल्स का सॉलिड आई है, सबके आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, तो वो बढ़िया है। वो डोमेस्टिक डिमांड का एक ज़्यादा अच्छा पहलू। और सामने खड़ी है फेस्टिवल्स की ऑलरेडी शुरुआत हो गई है और फेस्टिविटीज़ और तूल पकड़ रही होंगी। दशहरा अगले महीने की शुरुआत में आ रहा है, तो ये सब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और शायद ये सब स्क्रीन पेन बहुत ज़्यादा था अगस्त के महीने में, बहुत कमज़ोर एंडिंग हुई थी, 24,500 के नीचे, 24,550 के नीचे स्लिप कर गए थे। और वो जो प्रीवियस स्विंग लोस थे, प्रिकेरियस लेवल्स, उसके बहुत करीब आके खड़े हुए थे। शायद ये सब रिस्पाइट के बीच दमखम दिखा रहा है भारतीय बाजार। आज जहां खुले वो दिन के लोस थे और अब 3/4% हर टिक के साथ मजबूती तूल पकड़ रही है, 3/4% ऊपर, 24,600 के ऊपर हम कामकाज करते हुए 150 पौने 200 पॉइंट का उछाल। कहां फ्राइडे की क्लोज थी कितनी, 24,426, 426 के हम 602 पे आके ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं। आज सुबह से आईटी ने मदद करी थी, उस पे ऑटोज की तूल और पकड़ता चले जा रहा है। तो आईटी और ऑटो दो हैवी वेट पॉकेट्स हो गई जो मदद कर रही है। बाकी फेरिफेरल जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था कैपिटल मार्केट से जोड़े स्टॉक्स वगैरह, उनके वेटेज नहीं, इसलिए उनको इस मूव्स में जोड़ूंगा नहीं। लेकिन हाँ, वो पॉकेट्स अच्छा कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। दिक्कत में थोड़ा सा एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स पस्त हैं और बैंक्स अब ट्रैक्शन पकड़ रहे हैं। 12.5 तो मैं कह सकता था कि बैंक्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स ने मोमेंटम पकड़ लिया है। नॉट इन टैंडम विद निफ्टी, लेकिन अभी आधे % के उछाल के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ 350 पॉइंट के आसपास का उछाल है। तो बैंक्स धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लेगार्ड, बड़ी लेगार्ड पॉकेट आप लोगों की स्क्रीन पे। एक और अच्छी चीज है, ब्रेथ बहुत अच्छी है। मैंने आज सुबह हाईलाइट करा था, बैक टू बैक 6 ट्रेडिंग सेशंस हो गए थे जब डिक्लाइंस के फेवर में एडवर्स ब्रेथ थी भारतीय बाजारों की। वो असली मूड का बैरोमीटर था। आज 6 दिनों बाद वो ट्रेंड अभी तक तो लग रहा है रिवर्स हो गया बढ़िया तरीके से। 3:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। 70-75% शेयर जो ट्रेड कर रहे हैं इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। क्विकली पहले ओशो से जाने निफ्टी को मैप करा लें। ये जो रिलीफ, सो कॉल्ड रिलीफ स्क्रीन पे एटलीस्ट प्ले आउट हो रहा है, उसके फेरिफेरल एक्टिविटीज देखते हुए, चार्ट्स के समीकरण, हैवीवेट्स का रुझान देखते हुए ओशो कितने कन्विंस्ड है कि रिलीफ थोड़ी बहुत और पुश हो सकती है, थोड़ी बहुत और स्ट्रेच हो सकती है। क्योंकि कल खड़ी है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, मंगलवार के दिन। ओशो अच्छा लग रहा है स्क्रीन्स को देख के बहुत दिनों बाद। कुछ अच्छा बोल दीजिए तो और दिल को ही खुशी हो जाएगी। लेकिन लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये रिलीफ रैली के और लेग्स हैं क्या या नहीं, मुश्किल लग रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। यस, नो डाउट, जैसा आपने बताया कि आज मार्केट में जो ब्रीदर देखने को मिल रहा है, ये मेजरली फ्राइडे को जीडीपी डेटा के वजह से आज मार्केट में थोड़ा सा एक रिलीफ रैली देखने को मिली है। एंड ओवर द वीकेंड जितने जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे थोड़ा ऑप्टिमिज्म मार्केट में लौटते हुए दिखाई दे रहा है। बट अगर डेटा स्पेसिफिक बात करें तो डेटा अभी भी मार्केट को ओवरसोल्ड टेरेन में ही रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर ये रैली कंटिन्यू होती है, तब यहाँ पे हमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई देगा। आज पहला दिन है तो बहुत अर्ली होगा कहना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो बहुत क्रूशियल जंक्चर से एक ब्रीदर लेते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज टेक्निकली 24,400, 24,350 ये स्पॉट पे जो सपोर्ट लेवल्स हैं, ये काफी क्रूशियल जोन है। तो अगर यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिल रही है तो हो सकता है आने वाले दिन में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इंट्राडे पे मुझे लगता है कि 24,620 स्पॉट लेवल्स पे पहला पड़ाव है। तो यहाँ पे अपने पोजीशंस लाइट रखने चाहिए। अगर डिप आता है 540 के आसपास, तब बाई करके चले। 620 के आसपास अपने पोजीशंस को लाइट रखें।
एंड अगर 650 के ऊपर 24,650 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तब यहाँ से हमें कंटिन्यूड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे पोजिशनल व्यू अभी भी साइडवेज का ही है। मुझे लगता है जब तक पोजिशनली 24,800 के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी क्रॉसओवर नहीं करता है, तब तक के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के चलें एंड थीमेटिक मूवर्स पे ज्यादा फोकस करना है। जैसा आपने बताया कि आईटी एंड बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन है, कंजम्पशंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। सो उसके अकॉर्डिंग्स में अपने थीमेटिक मूवर्स पे ध्यान रखें एंड स्पेसिफिकली निफ्टी या बैंक निफ्टी पे आई गेस 1 या 2 दिन और इंतजार करना चाहिए। ओके, 1-2 दिन इंतजार करिए, ज्यादा कैरिड अवे नहीं होने का है। और अप्रोच करने का तरीका बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हो सकती है। थोड़ी देर तक एक दिक्कत थी, जो देश की सबसे हैवी वेट कंपनीज है, मार्केट कैप से सॉर्ट कर लीजिए, उससे फीलर मिलता है मूड है कैसा। आईटी ऑटो ने तो अच्छा कर लिया था, पर सुबह क्या हाफ वे थ्रू एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो सब इन रेड थे, सल्क कर रहे थे। एटलीस्ट अब इस मूव्स के बीच में हो क्या रहा है, एचडीएफसी बैंक फ्लैट हुआ है, रिलायंस 0.5% मजबूती की तरफ बढ़ चला है, भारती 0.5% ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक 1% मजबूत, एसबीआई 1/3%, सब धीरे धीरे करके बढ़िया। आईटी से अभी भी दबाव में 1-1.25% के आसपास। ठीक है, मार्केट्स अच्छे हैं, मूड अच्छा है। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूं। आज सुबह मैं दिखा रहा था ग्लोबल मार्केट्स वर्सेस निफ्टी, किस तरह से स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस हमारे निफ्टी का था। उस ग्रिड में मैंने एक काम करा था, गोल्ड सिल्वर भी रखा था, कैसा आउट परफॉर्मेंस। ईयर टिल डेट कॉमेक्स पे गोल्ड 27% और चांदी 33% भागा था। और अब ताजा भाव भारतीय बाजारों के आपकी स्क्रीन पर है। ये जो लेवल्स आज छुए हैं सोने और चांदी ने, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज होता हुआ। दरअसल फ्राइडे और आज के बीच में इंटरनेशनल मार्केट्स में भी गोल्ड और सिल्वर ने तगड़ा उछाल था, और वही रेसिप्रोकेट करता हुआ भारतीय बाजार इस तरह का मूव। ओशो, भाभी के लिए लिया था क्या टाइम पे? सॉरी आशीष जी, आप वापस से बता सकते हैं क्या पूछा? नहीं लिया है तो सॉरी मुझे नहीं, भाभी जी को बोलिएगा। मैं कह रहा था आपने लिया था क्या गोल्ड या सिल्वर भाभी? अच्छा, नहीं करेंटली तो इस मार्केट में नहीं लिया, बिकॉज जब 90,000 के ऊपर ही निकला था तब से ही एक हायर वैल्यूएशन लग रहा था, एंड अभी तो लाइफ टाइम हाईस पे, तो वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो है। ऐसी कल मैं वीकेंड पे बीवी वाइफ से कह रहा था यार कि कहाँ वो 20,000 पे हुआ करता था गोल्ड, और बहुत टाइम नहीं हुआ है, 10-15 साल पहले 20,000 पे था, 1 लाख पे आ गया। तो मुझे वही सुना दिया, तब ले लिया होता मेरे लिए तो कितना फायदा हो रहा होता। फंस गया मैं, फंडामेंटल बताना भी मुश्किल काम है। अच्छा, असीम और आलोक दोनों दिल्ली से जुड़ते हुए, दोनों स्क्रीन पे रेडी। भाई साहब, आप लोगों ने टाइम पे लिया था भाभीियों के लिए? बताओ भाई आलोक, बहुत थोड़ा बहुत निवेश किया था जब लास्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का ट्रेंच आया था, उसके बाद से सरकार ने गोल्ड बॉन्ड से भाभी कुछ नहीं होने वाली है, ये बकवास है। भाभी के लिए लेना है तो गोल्ड बॉन्ड कैसे हो सकता है? तो ज्वेलरी लेनी थी टाइम पे, सब गड़बड़ हो गया, कोई नहीं ले पाया और अब लेने लायक रह नहीं गए। खैर, आलोक और असीम इसीलिए हैं कि एक से बात करनी थी इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई रिलेटेड डेवलपमेंट, आलोक आपको बताएंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल पे इथेनॉल ब्लेंडिंग जो मैंडेटरली 20% ले जाने वाला मामला था, उस पर कुछ प्लीज आई थी सामने, क्या निकल कर आया असीम से जानेंगे। पर आलोक, पहले आपके पास ये इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार कुछ नरमी दिखाना शुरू कर गई है, क्या मामला है, समझाओ। बिल्कुल, देखिए, जो 100% एफडीआई का ऐलान बजट में किया गया था, उसको लेकर एक तरह से कहें एक कदम उसके आगे बढ़कर सरकार ने जो एफडीआई का रूल्स है, इंडियन इंश्योरेंस रूल्स, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रूल्स 2015 है, उसमें एक बड़ा प्रपोजल दिया है उसमें बदलाव करने के लिए। और ये बदलाव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो इंडियन रेजिडेंट्स के की मैनेजमेंट पोजीशन या बोर्ड्स में जो मेजोरिटी होती थी, उसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, यानी मेजोरिटी के क्लॉज को हटा दिया गया है, जो कि अभी रूल 4 के सबसेक्शन ए और बी में दोनों में था, इसको हटा दिया गया है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी विदेशी निवेश करेंगी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में, 100% एफडीआई हो जाएगा। ऐसे में उन्हें मेजोरिटी जो की मैनेजरियल पोजीशन है, उनको इस बोर्ड में रखने की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो मेजोरिटी, या फिर आप बोर्ड्स के चेयरमैन हो,
मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, यहाँ पर अभी तक आपको कोई इंडियन रेजिडेंट्स को रखना जरूरी होता था और इसी क्लॉज को सरकार ने जो प्रपोज्ड एफडीआई रूल्स है उसको हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो विदेशी निवेश करने वाली जो कंपनियां होंगी जो इंश्योरेंस सेक्टर में, उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और खासतौर से जो इंडिया सरकार ने जो इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 का मिशन लेकर चल रही है, उसके लिए भी एक तरह से कहें तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में या विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए ये एक बड़ा कदम देखा जा सकता है इसको। ये इंपॉर्टेंट खबर आलोक लाते हुए इंश्योरेंस स्पेस को लेकर। ये असीम ने जब छाता पकड़ा था तो अपने आप को कवर करा था, आलोक को आधा गीला करा। आलोक, अब आपकी बारी, आप छाता पकड़ लो। मैं भी आपकी मर्जी कितना भिगोना है उनको। अच्छा असीम, ये पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा रहा है खारिज कर दिया। क्या हुआ, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है सरकार पेट्रोल में 20%, उसको चुनौती दी गई थी। इसमें यह कहा गया था कि करीबन 20% के करीबन जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं वो इसके कंपेटेबल नहीं है। सरकार इसके विकल्प दे कि अलग से एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला या फिर खाली पेट्रोल ब्लेंडिंग वाला, ऐसा कोई विकल्प दे। और दूसरा ये भी कहा गया था कि इससे माइलेज काफ़ी कम हो रही है। सियाम ने भी माना है कि इससे माइलेज जो है आपकी गाड़ी की 4% से लेकर के 6% तक की माइलेज कम हो सकती है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन आज सरकार ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। सरकार का कहना था कि इसकी याचिकाकर्ता के पीछे एक बड़ी लॉबी काम कर रही है जो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हम कौन सा पेट्रोल यूज करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। और हमने सभी पहलुओं के ऊपर इसके ऊपर विचार किया था इसको मंजूरी देने से पहले। तो इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। तो यानी कि अब पेट्रोल में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही थी वो पहले की तरह ही जारी रहेगी। पहले की तरह ही जारी रहेगी इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में। आलोक भले आदमी है, उन्होंने असीम को पूरा बचा के रखा अभी भी। ये आलोक कितनी दूर हो घर से? आप ये शर्ट कैसे बदलोगे आप? शर्ट दाई तरफ तो पूरी गीली हो गई है, लेकिन मैंने असीम को बचाने की पूरी कोशिश करी है। ये बारिश इस डायरेक्शन से आ रही है, इस वजह से इनके ऊपर कम हो रही है। ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम ना लगा है यहाँ खड़े होकर के। आप दोनों का धन्यवाद ये बढ़िया अपडेट शेयर करने के लिए। और आप जो झगड़ा करा रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। पर अच्छा लगा, लिंक होते होते दिल्ली की बढ़िया सी बारिश भी एंजॉय कर ली हम लोगों ने। बढ़िया गार्डन में खड़े हुए दोनों के दोनों। अच्छा, ओशो के पास वापस चलें। आप दोनों का थैंक यू। ओशो, आईसीआईसीआई बैंक चल गया, अच्छी रिपोर्ट आज सुबह आई थी। एचडीएफसी सल्क कर रहा है और इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक का चलना, इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिए और इंटर्न निफ्टी 50 के लिए भी। पोजीशन कैसा है एचडीएफसी बैंक? सी अभी भी एचडीएफसी बैंक में अपने सपोर्ट के पास है, तो मुझे लगता है यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है। नियरली 940 935 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, जहां पे ये पूरे अगर हम देखें अप्रैल मंथ से लेकर के जून मंथ तक कंसोलिडेशन दिखाया है काउंटर ने। तो मुझे लगता है लिमिटेड डाउनसाइड है, नियर अबाउट 10-15 रुपए का 1-1.5% का और डाउनसाइड है काउंटर में। वहां पे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही अप्रोच एचडीएफसी पे भी है। ऑल्दो डाउनसाइड लिमिटेड है, बट जब तक कंसोलिडेट या एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आता है तब तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है हायर लेवल्स पे 965 से 970 के ऊपर निकलता है, जो कि इसका 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। वहां के बाद एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन हमें काउंटर में देखने को मिल सकता है। अच्छा, सोच में था मैं कि ओशो की बढ़िया सी पिक्स अभी ले लूं या ब्रेक के उस पार। ब्रेक के उस पार लूंगा तो आप लोग के लिए हुक रह जाएगा कि आप बंदे रहोगे मेरे साथ। ओशो, चलिए निफ्टी 24,600 के इर्द गिर्द इस समय कामकाज करता हुआ ओशो से आज की बढ़िया सी पिक्स ले ली जाए। ओशो, आपकी प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट्स कौन सी? आज दो ब्रेकआउट काउंटर हैं। सबसे पहला मुझे लगता है एक्साइड इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है एंड डेली टाइम फ्रेम पे एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है। सो एक्साइड इंडस्ट्री पे करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है। 395 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 426 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है आईटी स्पेस में कोफोर्ज। कोफोर्ज में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल रही है एंड काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग एडिशंस भी बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोफोर्ज में करंट लेवल्स पे बाय करें। 1720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है
एंड अप्रोक्सीमेटली 1820 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड रहेंगे। दो बढ़िया बाय आइडियाज, एक्साइड इंडस्ट्रीज और कुफोर्ज। ओशो, थैंक यू सो मच पिक्स देने के लिए, मार्केट्स पे चर्चा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस नोट पर आज के नो योर कंपनी में इतना ही। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी का 1.5 घंटा इन लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं, फर्दर कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये जानने के लिए जुड़े रहिए कमाई का अड्डा में ब्रेक के उस पार।